राजेश जी, ये हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। बताएं सर, हम लोग भी देखते हैं। सर और वो ये डिस्कस किया था ना हमने सिक्सटीन हाँ, फोर ये वाला सीए का आर्टिकल। और ये सी वेस्टेड राइट्स, आर्टिकल, हाँ। आप बताइए। आर्टिकल 300 फिर अपना वेस्टेड राइट्स जो है ये। फिर एलिजिबिलिटी की बात थी। एलिजिबिलिटी के बाद 16 4 में टू टेक का जो इम्फसाइज किया था, वर्ड जो यूज किया है उसका पूरा डिस्कस अच्छा था। सर मेरे को एक काम में आ गया। हाँ, अब देखिए 16(4) में राजेश जी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ओवरराइड्स द एंटायर सेक्शन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। फिर मतलब 16(1) 2 3 4, फिर कुछ प्रोवाइजो लिखा हुआ है, और 2 में लिखा हुआ है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, यानी कि सारे को ओवरराइड कर रहा है। हम्म। और 2 में कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, A B C D। ए बी सी डी बी ये भी तो जोड़ा। हाँ, ये बाद में जोड़ा, तो उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं हाँ। है। हम लोग को हाँ। पुराना केस देख रहे हैं, 17 18 18 19 का। हम्म। और इसमें अगर बोला है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, देन यू आर एलिजिबल टू टेक दी एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट। करेक्ट है? हम्म। हम्म। एलिजिबल टू क्रेडिट इनपुट टैक्स एलिजिबल टू क्रेडिट। क्रेडिट, है ना? टेक क्रेडिट नहीं होता है, वो टेक वाला जो है वो उसको 16 4 सोलह में चार लेते गए। सोलह हम्म। चार में अब 16(4) में बोलता है ये टाइम लिमिट 16(4) की, ये जो टाइम लिमिट है वो 2 में नहीं डाली। हम्म। तो ये राजीव जी ये कह रहे हैं कि जो अगर 2 में नहीं डाली तो सोच समझ के 2 में नहीं डाली। जो लॉ जो पास हुआ है वो एज इट इज जो पास हुआ, उसको आप हमेशा सही और ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी उसमें क्या कहते हैं, फ्रॉड के, वो पास होता है, मतलब ओरिजिनल पास होता है ना? तो हम्म। आप लॉ मेकर के इंटेंशन को चेक नहीं करते। लॉ मेकर का बहुत अच्छा इंटेंशन होता है, तभी ये सोच समझ के इसको 16(4) को अलग से लिखा गया है। हम्म। सोच समझ के नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक बात है? हम्म। हम्म। अब इसको अगर आप देखेंगे तो एक बार मैं सेक्शन निकालता हूं। मैं बोल दूं? हाँ, बताइए। चलो दो ना। 16(4) बोलिए। एक मिनट। सर हम उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoices or debit बस बस, note। रुक जाइए। एंटाइटल्ड, तो हम्म। शुरुआत का 7 8 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। इंटाइटल्ड टू टेक और अवेल में कोई बहुत अंतर नहीं है सर यहाँ पर। रुकिए, मुझे राजेश जी, अब हाँ। आपने जो पढ़ा ना 16 16 4 में एलिजिबल टू टेक लिखा है। हाँ, और बिल्कुल। 16 16 2 में खाली एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट लिखा है, टू टेक नहीं देखिए लिखा है। क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी। अच्छा, पहले 16 जो जिनेश जी बोल रहे हैं उसको आता है। Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit। Shall इंटाइटल्ड be, टू द क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? एक एक मिनट राजेश जी, पहले एक बार डिफरेंस समझिए। शैल बी हम्म। एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट, ठीक है? हम्म। अब यहाँ पर 16(4) में एक एक्स्ट्रा वर्ड भी यूज किया हुआ है, और वो नेगेटिव वर्ड है। वो ये हाँ। यूज किया है, टू रजिस्टर्ड टेक पर्सन। इनपुट। एक मिनट राजेश जी, सुन लीजिए। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक। हम्म। अब ये नहीं लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इन, एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम्म। शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये नॉट जो नेगेटिव वर्ड है वो एंटाइटल्ड के साथ यूज हुआ है, या ये नॉट टेक के साथ यूज हुआ है, या ये नॉट दोनों के साथ यूज हुआ है? ये पूरा जो आर्टिकल है, ये इसको भी एनालिसिस कर रहा है। नॉट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, और क्या कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन है 16(4) का, ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? मतलब इसको फॉलो करना ही है, या मतलब ऑप्शनल है? तो ये सर। हाँ। सुन लीजिए पहले पूरा, तब है ना, तब आप अपना ऐड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सर का बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं अपने मुंह से। टाइम लिमिट इधर मैंडेटरी और डायरेक्टरी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। बोलता है अगर, अब आर्टिकल 300A जो है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन का
कि No person shall be deprived from any right to the property यस, due authority by law. हाँ, तो जब तक कानून पास नहीं होगा, बिना कानून पास हुए हुए कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी कोई ले नहीं सकता। मान ली लैंड बिल्डिंग लेना है तो कानून पास करना पड़ेगा, आईटीसी आपका लेना है तो कानून पास करना पड़ेगा, तो कानून तो पास है ही, आईटीसी। अब ये कानून जो पास है, अब ये कह रहा है कि अगर आपका राइट एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, जैसे अपील का राइट खत्म कर रहा है कोई, तो लिमिटेशन विज़ प्रिस्क्रिप्शन, तो अगर अपील का राइट कोई खत्म कर रहा तो आर्टिकल 300A एप्लीकेबल नहीं होगा। Limitation vis-a-vis prescription, where time limit denies some incidental remedy of redressal, it operates as a limitation. तो फिर से बोलिए, वो क्या बोले आप? मैं कह रहा हूं कि अगर अपील का राइट, जैसे 3 महीने में अगर आपने अपील फाइल नहीं किया है, कॉन्डोनेशन के बाद भी अगर आप मतलब 1 महीने के एक्सटेंशन के बाद भी अगर फाइल नहीं किया, तो ये क्या है, दिस टाइम लिमिट डिनाइज सम इंसिडेंटल रेमेडी ऑफ रिड्रेसल, इट ऑपरेट्स एज लिमिटेशन, ठीक है। बट वेयर टाइम लिमिट स्टैंड्स टू डिस्ट्रॉय वेस्टेड राइट्स, देन इट ऑपरेट्स एज प्रिस्क्रिप्शन। अब आप सोच के देखिए, लिमिटेशन एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, अगर 12 साल तक किसी पर्सन ने आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और 12 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जिसने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये क्या चीज डिस्ट्रॉय कर रहा है आपका? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वेयर द टाइम लिमिट स्टैंड्स टू डिस्ट्रॉय वेस्टेड राइट्स, देन इट ऑपरेट्स एज प्रिस्क्रिप्शन। तो आपका अब इसमें देख लीजिए 16(4) क्या कर रहा है कि अगर आपने 30 नवंबर तक या 30 सितंबर तक क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपका ये क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? वेस्टेड राइट, वेस्टेड राइट्स। अब ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक्सटिंग्विशन prescription vis-a-vis accusative prescription for the person whose rights are extinguished for omission to take affirmative action within the time limit. It is extinguishing prescription. Extinguishing prescription operates to extinguish vested rights in one person. अब आ गया ये, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है सर। ये जो आर्टिकल है, हाँ, इसके ऊपर ही तो कई केसेस लगे हुए हैं कोर्ट्स में। हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं, तो वो डिसाइड करेगा तो देखा जाएगा। अरे राजेश जी, हम लोग को भी तो केस फाइल करना है। नहीं, हम लोग जो केस फाइल कर रहे हैं, हम लोग भी तो यही दे रहे हैं कि हम जो जमा कर रहे हैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जमा कर रहे हैं और अपील में जा रहे हैं, और अपील में इसको लगा करके हम लोग भी शांत बैठ जा रहे हैं। जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो करेगा। समझ गया, लेकिन हम लोग को और सीखना भी तो है। नहीं, सीखना तो है ही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फॉर वन पर्सन ओमिशन टू टेक अफर्मेटिव एक्शन विद इन टाइम लिमिट, दोज राइट्स बाय इम्प्लीकेशन वेस्ट इन अनदर पर्सन, एंड फॉर अनदर पर्सन इट इज एक्यूजेटिव प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि आपका राइट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो किसी और को गेन भी हो रहा है। अगर आपने आईटीसी ले नहीं पाया तो किसको गेन हो रहा है? गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि एक्सटिंग्विशिंग प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपका राइट खत्म हुआ, एक्यूजेटिव प्रिस्क्रिप्शन मतलब गवर्नमेंट को राइट मिल गया। तो आपकी प्रॉपर्टी किसके पास पहुंच गई? गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। यही बेसिक डिफरेंस है। लॉस ऑफ राइट वर्सेस विज़ लॉस ऑफ रेमेडी। इफ राइट्स आर लॉस इट वुड बी एन एक्सटिंग्विशिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड हेंस मैंडेटरी। लीजिए, इफ ओनली रेमेडीज आर लॉस इट वुड बी लिमिटेशन एंड हेंस डायरेक्टरी। तो आप बताइए, ये जो 16(4) इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी है तो जितना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने फिर आगे भी बहुत कुछ कहा, क्योंकि ये पार्ट 1 का आर्टिकल है। उनको मैंने कहा कि भैया सारे आर्टिकल आप भेज दीजिए प्लीज। तो एग्जांपल्स, टाइम लिमिट्स, मैंडेटरी और डायरेक्टरी। तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया, रेमेडी टू फाइल सूट विद इन 3 years ऑफ लिमिटेशन अंडर स्टैट्यूट इज लॉस्ट इफ सूट इज नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट। तो ये ऑब्वियसली डायरेक्टरी होगा, क्योंकि यू आर लूजिंग नॉट द प्रॉपर्टी बट द राइट टू अपील। 2 साल के अंदर आपको रिफंड फाइल करना, नहीं फाइल करते हैं तो अगेन इट इज ए डायरेक्टरी, क्योंकि आपका लॉस ऑफ राइट तो हो नहीं रहा है, रिफंड नहीं मिला, तो आईटीसी में तो आपके पास पैसा पड़ा ही हुआ है।
Is filing returns in GST mandatory or directory? It is mandatory as it raises presumption of deliberate non-payment if existence of business is established by registration and taxability of supplies is undisputable. आप देखिए टाइम लिमिट इन सेक्शन 16 सेक्शन 4 मैंडेटरी और डायरेक्टरी बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट डिनाइज करेक्टर। अब इसको पढ़ लेते हैं ना। कमिंग टू वेदर, मैं चाह रहा था राजीव जी हमारे ये सेशन ले ले हमारे लिए, तो काफी अच्छा हो जाएगा। ये तो किसने भेजा आपको? ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। ये किसने भेजा सर? राजीव जी, सीए राजीव। अच्छा, ये देखिए राजीव किशन। मैंने इनसे फोन से बात भी की है, रिक्वेस्ट तो किया है, लेकिन उनके पास शायद टाइम नहीं मिल रहा उनको। फिर भी हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं कर लेते हैं। Now coming to whether condition under section 16 subsection 4 for taking affirmative action of claiming admissible ITC within specified time limit is mandatory or directory, it is essential to conclude what if effect. What effect मतलब अगर आप नहीं लेंगे तो आपका ITC खत्म हो जाएगा। That is what prejudice will be caused to the taxpayer if she omits to take affirmative action of taking credit within the time limit given in section this. As said, conditions may be mandatory or directory, and which it is answered by attendant consequences laid down in the statute. Condition would be mandatory if rights are lost, and so extinguishing prescription operates. It would be directory if only remedies are lost, and so operation operates as limitation. Claiming credit is taxpayer's choice and cannot be compelled to claim credit just because they are admissible. Allowing credit is subject to satisfaction of pre and post conditions. Inchoate rights become vested rights that are indivisible once vesting conditions in section 16 subsection 2 are satisfied. Omission to satisfy vesting condition in section 16 subsection 2 would operate as divesting conditions. मतलब 16 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आपको क्रेडिट मिल के रहेगा। It becomes necessary to locate in the entire act where these vesting conditions, which if satisfied will vest the taxpayer with right of credit, and if omitted to be satisfied will divest the person, मतलब गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। It is so interesting to find that the time limit in 4 is not located in clause 2, it is placed separately. अब देखिए यहीं से चीजें चेंज हो रही है। This is not without good or sufficient reasons. And since mandatory conditions that attract severe consequence of divesting taxpayers' right are placed in separate 16(2) and away from directory condition of time limit 4 are those reasons. Vesting happens through 2 and so the divesting. मतलब 2 से ही आपको क्रेडिट मिलना है, 2 ही आपको मना कर सकता है। 16(4) का कोई रोल नहीं है। Exceptions to the mandatory conditions are expressed in the statute itself, such as matching, delivery of supplies, or payment to supplier. When exceptions are permitted to be carved out, and machinery provisions such as section 148 enabled in the statute, those provisions that are subject to such carve-outs cannot be mandatory. अब ये बिल्कुल अब ये 16(2) में ये कंडीशन लिखी हुई कि सप्लायर हैज टू पे टैक्स, वो 16(2) में ही है। 3B में आप क्रेडिट क्लेम करेंगे, ये 16(2) में ही लिखा हुआ है। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, ये सब कुछ 16(2) में लिखा हुआ है। सब कुछ 16(2) में है। लेकिन अगर आप कोई एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं तो 16(2) में ही आपको एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। आप अगर अलग से बना रहे हैं तो वो मैंडेटरी नहीं हो सकता, वो डायरेक्टरी हो सकता है। And clearly rigorous consequences attached by legislature to non-compliance with clause 2 are more and palpably more severe than those attached to non-compliance with section 16 subsection 4, and this is not inadvertence, imprudence or malafide by the legislature. तो एकदम बोनाफाइड, legislature कभी भी malafide law नहीं बनाता है। It is deliberate and for good and sufficient reasons. Time limit in 16(4) mandatory or directory based on construct of this section is non-negative matter. अब ये क्या कह रहे हैं? If something is barred, the construct of the provision will bear the necessary indication as to how severe it is. अगर not लिखा हुआ है तो उसका consequences कितना severe है वो देखेंगे। जैसे ये no appeal shall be filed unless pre deposit नहीं होगा तो appeal file नहीं होगा। फिर नो सर हाँ आवाज चली गई अच्छा बीच में। ये बात बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव कभी कोई निगेटिव नहीं बनाता। हाँ दूसरी चीज, उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ तो वो शब्दों की कोई कमी नहीं है, अगर वो चाहे तो बिल्कुल उसी ढंग से उसको लिख सकते हैं। हाँ तो हम ये मान रहे हैं कि कोई नेगेटिव नहीं बनाता और उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। तो अब हमको पार्लियामेंट के मिनट्स को देखने पड़ेंगे जहां पर इसकी बहस हुई। ठीक बात कि उसमें इसके बिंदु पे क्या आया। ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। Now compare the construct of section 16 subsection 4. It does not state something like no credit shall be taken unless it is taken within this, but is constructed in this manner and shall not be entitled to take input tax credit. ये देखिए, registered person shall not be entitled to take input tax credit. और ये कह रहे हैं कि इस तरह से लैंग्वेज नहीं है कि नो क्रेडिट शैल बी टेकन अनलेस इट इज टेकन विद इन दिस। ये इस तरह से टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नो shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice this whichever is। अब इसका if the qualifying word, अच्छा यहां पर देखिए, which poses interesting questions for consideration, does the restriction apply to entitlement or taking? आप देख रहे हैं यहां पर एंटाइटल्ड है, shall not be entitled to take input tax credit। एंटाइटलमेंट का मतलब एलिजिबिलिटी हो गया, टेक का मतलब 3B में आ गया। अब 16(2) क्या डिसाइड कर रहा है? एलिजिबिलिटी 16 सबसेक्शन 2 डिसाइड्स दी एलिजिबिलिटी कब मिलेगी। हाँ, नो रजिस्टर्ड एंटाइटल्ड टू टेक मतलब शैल बी एलिजिबल टू द क्रेडिट। एंटाइटलमेंट का मतलब तो यही हो गया। और यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर जो लास्ट का क्लॉज डी है वो देख लेते हैं। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और यहाँ पर 16(4) ये लिखना। हाँ, इंटाइटलमेंट का मतलब है सर कि किसी चीज पर आपको एरिहेंट पावर मिल जाए, हाँ, वो है इंटाइटल्ड। जैसे सपोज करिए कि आपने मुझे गाड़ी बेच दी और आपने पेपर भी मुझे ट्रांसफर कर दिए, तो वो इंटाइटलमेंट हो गया। अब आपका हक है, आप उसको तोड़ें फोड़ें चाहे जो करें, जो करना हो करें। ठीक बात है। ये इसको बोलेंगे इंटाइटलमेंट। अगर ये नहीं है, आपको इनहेरिटेंट पावर नहीं मिला, तब वो नहीं है। एग्जाम्पल को अगर देखें, मैंने पेपर दे दिया लेकिन गाड़ी नहीं दी, हाँ, तो यू आर एंटाइटल्ड टू टेक द पोसेशन ऑफ द कार। भाई हमको जब गाड़ी दी नहीं, नहीं, मैंने आपको दे दिया, आपके नाम से पेपर ट्रांसफर हो गया, गाड़ी नहीं दी, हाँ, इज दैट यू आर एंटाइटल्ड टू टेक द कार? हाँ, हो गए, है ना? हाँ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट, तो 16(4) तो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। हाँ। 16(4) ये कह रहा है कि 16(2) छोड़ दो, कि आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल तभी हो जाओगे जब आप 30 नवंबर से पहले फाइल करोगे, है ना? या इस तरह से इसको इंटरप्रेट करें कि अगर एंटाइटल्ड वर्ड वहां लिखा हुआ है 16(2) में, तो 16(2) के कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन 3B बाय दिस डेट। करेक्ट? हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप जैसे भी एक कार का एग्जांपल लिए कि आपको पेपर मिल गया, हम कह रहे मुझे गाड़ी मिल गई, पेपर ही नहीं मिला। अच्छा, गाड़ी मिल गई, पेपर ही नहीं मिला, हाँ, तब तो फिर यू आर नॉट एंटाइटल्ड। नॉट इंटाइटल्ड, इसका मतलब इंटाइटल्ड का मतलब हमें दोनों चीजें चाहिए। जैसे हम कोई जमीन का बैनामा ले रहे हैं, उस पर हमें कब्जा भी चाहिए और साथ में उसका पेपर भी चाहिए, तब जाके हम इंटाइटलमेंट कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। मतलब पोजीशन भी आपकी चाहिए, मतलब उस पर कब्जा भी चाहिए, आपका अधिकार भी होना चाहिए। नहीं, तब तो ठीक है, तब तो आप हो ही गए। लेकिन यहाँ पर अगर डिफरेंस करें, एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि आपके पास पेपर है तो गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी है तब यू आर एंटाइटल्ड। ये जो 16(2) में तो यही बात कह रहा है ना, भले 2A में दिख रहा हो। मैं आपको इस एक एग्जांपल जीएसटी का लेता हूं। मान लीजिए आपने 3B में क्रेडिट ले लिया 100 रुपए, हाँ, तो आपने टेक तो कर लिया, हाँ, लेकिन यू वेयर एलिजिबल और नॉट, उसके लिए तो आपकी स्क्रूटनी ऑफ नोटिस तो होगी 2A में आया नहीं आया, 2B में आया नहीं आया, 16(2) के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, माल आया कि नहीं आया, हाँ वही ऑब्वियसली 16(2) हाँ, तब तो देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल होगी। तो जब आप 3B में टेक कर रहे हैं क्रेडिट को, तो इट विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी वेदर सेक्शन 16 सेक्शन 2 कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 16(2) के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं सारे कंडीशंस, देन यू आर एलिजिबल, दैट इज एंटाइटल्ड टू टेक।
नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, एंटाइटल्ड टू क्रेडिट। अब 3B में लेना या नहीं लेना वो मैंडेटरी थोड़ी है। नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं। तो एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये 16(2) हो 16(4) गई। ये कह, हाँ ये 16(2) हो गया। और हाँ। 16(4) ये कह रहा है शैल नॉट बी एंटाइटल्ड। अब 16(4) इज ओवर राइडिंग 16(2), shall हम्म। not be entitled 16(4) is overriding 16(2) and 16(2) is overriding 16(4). करेक्ट है? हम्म। मैं दिखला देता हूं। 16 को ओवर नहीं कर सकता सर। सर 16(2) में बोला ही है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग नहीं कंटेनेड। नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज आप पढ़िए। हाँ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तो नॉट ओवरराइडिंग विद पावर। स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, और 16(4) ये हाँ। कह रहा है कि, एक मिनट, आवाज कहाँ, बैकग्राउंड में कोई बर्तन की आवाज आ रही है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, अब ये नॉट 16(4) एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता ना। 16(4) जब भी करेगा कि 3B में आप कब ले सकते हैं, तो वो टेक पे ही आएगा नॉट। हाँ, टेक के साथ नॉट आएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड बट नॉट टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। अब राजीव जी देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि डज द रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू एंटाइटलमेंट और टेकिंग? If the qualifying word not is here to qualify taking and not entitled, then the argument would be that entitlement to credit does not stem from 4, but only its taking stems from section 16(4). अब बड़ा सिंपल कह दिया कि भाई एंटाइटलमेंट 16(4) से नहीं आएगा, 16(2) से ही आएगा, और इसीलिए नॉट किसके साथ है? टेकिंग के साथ ही है। If the qualifying word not is here in 4 to qualify entitlement, अगर नॉट को आप एंटाइटलमेंट के साथ पढ़ते हैं तो 2 की क्या जरूरत है? क्लॉज 2 की क्या जरूरत है? नॉट टेकिंग, द आर्गुमेंट विल बी दैट एंटाइटलमेंट टू क्रेडिट ट्रेसेबल टू बोथ, अच्छा, 1 एज वेल एज फ्रॉम 4 एंड सच ऑपरेट क्यूमुलेटिवली। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16(1) इज ओवर, सॉरी 16(2), अच्छा यहाँ 1 लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए ठीक है। देयर इज नथिंग इन सेक्शन 4 बाय वे ऑफ वेस्टिंग क्राइटेरिया बट merely टाइम लिमिट। When section 16(4) does not provide for any criteria for vesting of credit public entitlement, it provides merely for time limit. Can it be said that this word not is 4 is restriction to entitlement that in itself is not coming through 4? As such, of the two arguments above, argument A appears more compelling than B. Obviously, not जो आएगा taking के लिए आएगा, and with so many provisions operating in opposition to this time limit, अब उन्होंने लिख भी दिया पूरा कि 16(2) 16(2) is overriding section 16 subsection 4, तो कंट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉज 4 also appears to be deliberately drafted by the legislature। तो ये था, ये हमने कंक्लूजन भी क्या लिखा है? क्या चीज कंक्लूजन में, when non-negative construct of clause 4 appears to be deliberately drafted by legislation based on consequential effect defines character, it seems that condition number 4 for taking affirmative action of claiming admissible ITC within specified time limit is merely directory. May we conclude that time limit is merely directory? So the question arises, the directory है तो for what section clause 4 finds place in the statute? Are there any exceptions? Is there any conflict between clause 4 and clause 2? In which circumstance does the time limit operate? What is the rationale behind time limit under clause 4? The rationale behind existence of time limit under clause 4 is yet to awaited to come from courtrooms. We cannot lose sight from exceptions to clause 4, which are already so many within the statute. We will put forth those exceptions in the next part of this article, and we will try to find out answer to these questions. We will also discuss about the possibility of course of action for those who are facing demand for omission to take affirmative action within time limit. फिर ये तो हमने कुछ एक्सरसाइज पिछले सेशन में लिया था समझने के लिए, लेकिन एक बात, मैंने उनसे फोन पे जब बात कर रहा था तो पूरी ढंग से तो बात नहीं हो पाई। मान लीजिए 17-18 का केस है, 30 सितंबर तक आपको 3B फाइल करके इसमें क्रेडिट क्लेम कर लेना चाहिए, ठीक बात। अब जैसे अभी बख्शेट्टी जी ने बताया कि उनका 3B फाइल्ड है लेकिन नील फाइल्ड है,
तो 30 सितंबर तक 3B फाइल्ड है ना, हाँ हाँ। इसमें टेक करना भूल गए वो, तो क्या बराबर। बाद में टेक कर सकते हैं? एलिजिबल तो थे लेकिन 3B में नहीं आया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है 2017-18 का केस है, 30 सितंबर है, इसका 3B फाइल नहीं हुआ है, नॉट फाइल्ड। आज 23-24 में वो 3B फाइल कर रहे हैं, कब का? 17-18 का। 3B आज फाइल कर रहे हैं, तो क्या, और जब 3B फाइल ही नहीं किया तो क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्या अब वो क्रेडिट ले सकते हैं, टेक क्रेडिट? 16(4) की कंडीशन यहाँ ओवरराइड हो गई। हाँ, अब किस केस में, अब देखिए ये और एक केस बन सकता है ना, 2017-18, 18-19, यहां पर 3B फाइल्ड है। हाँ, यही वाला केस है, सॉरी। और यहां पर आप क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं 23-24 के 3B, पॉसिबल। यहाँ फाइल्ड, यहाँ नॉट फाइल्ड। अब 16(4) कब अट्रैक्ट करेगा? इस केस में अट्रैक्ट करेगा या इस केस में अट्रैक्ट करेगा? अब देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपका 3B नील फाइल्ड है और आप क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो 16(4) अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यू आर एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट इन 3B ऑफ 23-24। लेकिन यहां पर आपने 3B फाइल नहीं किया है, तो मिलना ही नहीं। तब तो मतलब ही नहीं बनता है। यहां पर बहुत बड़ा एसएससी के फेवर में जा सकता है कि इफ यू फाइल। एक चीज और अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो वो केस हुआ था भारतीय एयरटेल वाला, हाँ, उसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रतीक ने वो कोट किया है, अब प्रतीक वाला निकालते हैं, प्रतीक क्या कह रहा है। प्रतीक, लेकिन उसको 3B आलो किया था ना सर। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर आप पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा। अच्छा, तुम पढ़ो। तो सर मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि अपन पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि 16(2) और 16(4) को दो सेपरेट ब्लॉक्स बनाए हाँ, एक्ट में। हाँ, तो इसके पीछे प्रॉपर एक इंटेंशन रहा होगा। हाँ, तो अपन सर जब सेक्शन 16(2) पे आते हैं हाँ, तो सर सेक्शन 16(2) कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं करता, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं करता। वो वर्ड सेक्शन 16(2) वर्ड यूज करता है सिर्फ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स अलग से डिफाइंड है। इनपुट टैक्स बाय डिफॉल्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बन रहा। अच्छा, एक मिनट, सेक्शन एक बार रुको रुको, क्या कहना चाह रहे हो? इनपुट और इनपुट टैक्स का अंतर कर रहे हैं वो, देख लेते हैं। The credit of input tax और input tax credit both are different. यही बोल रहे हैं ना प्रतीक जी? हाँ जी सर, यही बोल रहा हूँ कि इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों अलग चीजें हैं। क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दो अलग अलग चीज है। इनपुट इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक तो है प्रतीक? नहीं सर, उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसमें लिख रहा है कि शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। हाँ, तो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर सेक्शन 16(2) अपन को एंटाइटलमेंट ये दे रहा है कि आपका कब इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। अगर सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, ये तो डिस्कस कर ही लिया हमने, ठीक है ना। हाँ, और सर सेक्शन 16(4) एक्सप्रेसली यूज कर रहा है वर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और वर्ड यूज कर रहा है टेक का। तो सेक्शन एक बार इसको पढ़ता हूँ क्या लिख रहे हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 uses the word entitled to the credit of input tax in respect of any supply, whereas 4 uses the word entitled to take input tax credit. Section 16 subsection 2 does not expressly use the word input tax credit, whereas 4 does. और दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो अभी हमने डेफिनेशन देखा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। Section 16 subsection 2 does not express, ठीक है। If such a difference is made by law, provisions should be interpreted accordingly, as Section 16 subsection 2 nowhere talks about
taking the input tax, but about entitlement of the credit of input tax. It should be constructed as if input tax is paid in respect of supply of goods or service, does not automatically becomes an input tax credit. Such input tax needs to meet the entitlement condition to become input tax credit, which is also becoming evident from the. ठीक है, ये this I agree. जो हमने वर्ड यूज किया सेक्शन 16 सेक्शन 4 में कि वो एंटाइटल्ड अगर वहां वर्ड यूज कर रहा है और एंटाइटल क्लॉज 2 में है तो क्लॉज 2 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी एंटाइटलमेंट में आएगा। ठीक है सर। हाँ अब एक चीज और सुनिए, मैं क्यों हाँ। कह रहा हूँ भारतीय एयरटेल को। हाँ एक क्वेश्चन था हमारे ऑफिसर्स ग्रुप में, हाँ हाँ यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन धारा 16 की सारी कंडीशन को पूर्ण करता है हाँ और 3B में आईटीसी भी क्लेम करता है, लेकिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे दर्ज नहीं करता, तो क्या उसे आईटीसी लेने की पात्रता है या नहीं? बिल्कुल है। मैंने लिखा कि हाँ है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से आईटीसी नहीं मिलती। ठीक बात है। इसके बाद हमारे ग्रुप में एक आध दो सीए भी हैं, उन्होंने लिखा कि आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। और भी अधिकारी है, उन्होंने कहा नहीं मिलती। तो जो राजेश खंडेलवाल जी जो हैं, जो सीए हैं, उन्होंने कहा कि आप भारतीय एयरटेल के केस को देखें। फिर मेरी जब बात हुई, मैंने कहा भारतीय एयरटेल के केस को सर आप एक बार फिर से पढ़ें और इसके बाद मुझे बताएं कि क्यों नहीं मिलेगी। क्या आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे देते हैं आईटीसी? भारतीय एयरटेल में तो ये केस था कि वो आईटीसी लेना भूल गया और वो 2 साल बाद देख रहा है कि मेरी आईटीसी तो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है 2A 2B में। उस बेस पे वो कोर्ट में गया था, तब कोर्ट ने कहा था कि नहीं मिलेगी। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि एक बार हमें धारा 16 को फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लोग कह रहे हैं कि धारा 16 की सभी कंडीशन पूरा करने के पश्चात भी। देखिए एयरटेल का केस क्या था मैं आपको बताता हूँ। 2A में 100 आ रहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मान लीजिए 0 आ रहा था, 3B में भी उसने 0 क्लेम की। अब एयरटेल सुप्रीम कोर्ट में जगह वजह से 2A में तो आ रहा है, मुझे क्रेडिट दे दिया जाए। और मुझे क्रेडिट कैसे दिया जाए? ये नहीं करा कि आज क्लेम कर ले, मुझे अमेंड करने दिया जाए 3B, जो मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। हाँ, ताकि मैं क्रेडिट क्लेम कर सकूं। नहीं, अब वो ठीक है। अब उस पे एक अधिकारी का जो जवाब आ रहा है हाँ वो मजेदार है। हाँ वो लिख रहे हैं, जब आईटीसी उन्होंने लिखा कि नहीं अलाउ है, तो वो लिख रहे हैं कि सिर्फ धारा 16 की सभी कंडीशन को पूरा करने के बाद भी सिर्फ किसी ब्रैकेट में इंद्राज या क्लेरिकल मिस्टेक के कारण तत्समय अकाउंट फार नहीं हुए इनवॉइस को फेक इनवॉइस माना जाएगा। अच्छा। और उसकी आईटीसी न दी जाए। फेक इनवॉइस का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया उन्होंने तो। हाँ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, फिर क्या लिख रहे हैं, क्या बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर इंद्राज होने पर ही आईटीसी दी जाएगी? यदि धारा 16 की कोई भी कंडीशन पूरी ना हो तब भी? उन्होंने थम्स अप कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही। किन्होंने थम्स अप कर दिया? खंडेलवाल जी जो सीए। अच्छा ओके। मैंने कहा मुझे तो ये कहीं से समझ में नहीं आया। मैंने लिख दिया सर मैं आपके बिल्कुल विचार से सहमत नहीं हूं, आप अधिकारियों को गलत चीज बता रहे हैं। देखिए 16 का कंडीशंस ही है, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया है तो आपको मैक्सिमम पेनल्टी लगा सकता है कि नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली, लेकिन आप आईटीसी नहीं कर सकते। आर्टिकल 300A का भी वॉयलेशन। बिल्कुल। जब एंटाइटल्ड लिखा हुआ है सेक्शन 16 सेक्शन 2 में, बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं नहीं लिख रहा, जबरदस्ती बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आपकी अपने को फिर से एक बार भारतीय एयरटेल को अब ये सारे परिप्रेक्ष्य में फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि कोई चीज अपने कहीं झटके से निकल गई हो, या देखा जाए क्या है। हाँ, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन जरूर किया होगा। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको एक बार फिर से देखा जाए। ठीक है, देख
दो बाकी दिनेश जी हैं वो बताएं। हाँ, राजेश जी, बाकी मैंने लोगों को इनकम ओपिनियन ले लेते हैं, बाकी लोगों का ओपिनियन लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या में अगर नहीं लिखा है तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? टैक्स, सर मेरे हिसाब से तो लॉ डिफरेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, पहली बात तो ये। हाँ। जो ये लॉ है ना, ये हम्म। चलता है अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। जो क्रेडिट का मामला बनाया है हम्म। अपने डॉक्यूमेंट्स, हम्म। वो कोर्स रिसीव होना चाहिए, तो रिसीव चेक करने के लिए वो स्टॉक रजिस्टर को देखता है कि आपने रिसीव पक्का किया है कि नहीं किया है। हम्म। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो हो ही गया पार्ट। नहीं तो स्टॉक में लिखना भूल गए तो क्या करेंगे आप? सर लिखना भूल गए तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपको आप मिला? डिनाई कर देंगे क्या? नहीं नहीं सर, कैसे कैसे प्रूव करेंगे आपको मिला है? और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं जीटीए का दिखला दूंगा। हाँ, वो मतलब दैट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ओनली ना। हाँ तो मैं वाई आई विल गो फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हाँ ये हाँ सब सारा कुछ कह रहा है कि आई हाँ हैव हाँ रिसीव्ड द गुड्स। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक में लिखना भूल गया तो आप अलग तरह का पेनल्टी लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द क्रेडिट। हाँ हाँ, बराबर है। क्योंकि देखिए जिनेश जी, कहीं नहीं लिखा किसी भी सेक्शन में, एक्ट में उन्होंने, कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीसी मिलेगी। हाँ, वो पार्क करना ऐसा लिखा नहीं है कभी, बराबर। जैसे लिखा हाँ, नहीं है। सोच के एक्सेस के देखिए, जमाने, उन्होंने एक्सेस के डबल जमाने में था। डबल ए में ये डबल ए जो नया आया, बोला टू बी में अगर आया तो यू आर एंटाइटल्ड। यस यहाँ हाँ यस, भी बिल्कुल लिखा बिल्कुल। कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आना चाहिए, यहाँ भी नहीं हाँ, लिखा। नहीं लिखा है, हाँ। जिनेश जी का सर मैंने अभी शेयर कर दिया आपको। जिनेश जी का क्या? ये आपने मुझे भेजा ना जिनेश जी? जिनेश जी, नोटिस नोटिस हाँ, अच्छा, शेयर कीजिए ना प्लीज सर को। कर दिया, चैट में डाल दिया। ठीक है। चैट में डाल दिया। एक बार प्रतीक का ये पूरा कंप्लीट कर लें। हम्म। प्रतीक ने अच्छी मेहनत की है। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया प्रतीक ने भाई। हम्म। कांग्रेचुलेशंस, तभी अच्छा हाँ। बनता है। हाँ, ये स्टार्ट है, इसके बाद ही तो शुरुआत होगी। हम्म। हम्म Though this is a clear distinction can be established between the intent of both subsections, clause 2 gives an entitlement to input tax to become input tax credit, whereas clause 4 expressly talks about taking the input tax credit of those input tax which has become input tax credit as per entitlement. बहुत बढ़िया, यही हम लोग ने अभी डिस्कस भी किया आपके साथ। Another inference which can be drawn from the above analysis is that to take input tax credit reading of clause 2 would be sufficient. But to take the input tax credit, condition of clause 4 also need to be followed, and essence of same can also be drawn from the title of the section, eligibility and conditions for taking input tax credit. अच्छा, ये हेडिंग तो हमने देखा ही नहीं था। ये ऊपर ही हेडिंग में ही लिखा है, 16(2) में ऊपर ही लिखा है। मैंने एक बार बोला भी, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वीडियो को सुनिएगा फिर आएगा। रुकिए रुकिए, ये हेडिंग क्या है इसका? सेक्शन के पहले एलिजिबिलिटी eligibility and conditions for taking input tax credit. 16(2) में है ये। Eligibility and conditions for taking input tax credit. अच्छा, टेकिंग टेकिंग। तो टेकिंग तो पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव क्यों लिख दिया इन्होंने 16(4) में? नॉट, निगेटिव लिखने का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि टाइम बाउंड उसने कर दिया, उसके बाद हम नहीं देंगे। चलिए ठीक है। Another inference which can be drawn for the analysis is to that to make input tax credit reading of clause 2 would be sufficient, but to take that input credit, clause 4 also needs to be followed, and essence of same can also be drawn from the title of the section. This title explains that this section is merely not restricted to clause 2, which talks about entitlement conditions by which input tax will become input tax credit, but also includes the essence of eligibility and conditions of taking the input tax credit. Similar inference can be drawn from section clause 1, which uses the word be entitled to take input tax credit charged, which means it is in way referring to the condition and restriction of both clause 2 and 4. बहुत बढ़िया। In the light of the above, now to understand, notwithstanding, if inference of it is drawn that as no other condition exists in section 16 except the condition of clause 2, there would only be condition that will entitle input tax to be input tax credit, and there would be no condition in this section that will talk about taking input tax credit. Oh,
and such interpretation will completely defy the intention of section which talks about eligibility and conditions of input tax credit. अब देखिए जो प्रतीक जो कहना चाह रहा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये कह रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग जो हमने यहाँ पर 16(2) में लिखा हुआ है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए लिखा हुआ है, और ये भी अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि 16(2) प्रतीक एक बार तुम अपने वर्ड्स में बताओ क्या कहना चाह रहे हो, फिर हम लोग मैं भी सोचता हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेक्शन का टाइटल बात साथ में ये भी करता है कि टेकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की, सिर्फ सेक्शन 16 इस तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। सेक्शन 16 बताता है कि आपको लेना कब है। ओके तो सर अगर अपन सिर्फ सेक्शन 16(2) की कंडीशंस को रेफर करेंगे तो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बन जाएगा, लेकिन जो टेकिंग वाला पार्ट है सेक्शन का वो अपन मिस आउट ही कर देंगे पूरा का पूरा, अगर सेक्शन 16(4) को नेग्लेक्ट कर दिया तो। ओके तो कह रहे हो कि पूरा सेक्शन 16 को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर, सर हेडिंग आपने के साथ। प्रतीक जी आपने ऐसा लास्ट में लिखा है, नॉट विस्टैंडिंग का एम्फेसाइज भी किया। देखो आप बोलते हैं कि अगर नॉट विस्टैंडिंग इसका क्या, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, नॉट विस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन आप दिस? तो सीधा कंक्लूड ही कर देते हैं कि 16(4) को पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि वो मना ही कर देता है। नहीं सर, टाइम मैं पे नहीं नॉट है। विथ स्टैंडिंग की कंडीशन इस चीज के लिए डाल रहा हूँ कि सर आप अगर उसके अंदर आगे भी पढ़ेंगे ना तो आगे मैंने इसी के ऊपर एक पैराग्राफ डाला, जैसे उसके बाद वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो। अच्छा मुझे देखो मैं कहाँ अटका, मुझे लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब नॉट विस्टैंडिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए नॉट विस्टैंडिंग लिखा हुआ है, जी सर। टेक के लिए नहीं लिखा हुआ है, नहीं सर। है ना? हाँ जी अगर सर। सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रहा है तो एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए सिर्फ क्लॉज 16 देखिए, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है आपको, और टेक करने के लिए आपको 16(4) में आना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है। इन द फिर से पढ़ेंगे। इन द लाइट ऑफ द above, not to understand the notwithstanding of section clause 2, if interference of it is drawn as no other condition exists is section 16 except the condition of clause 2, there would only be condition that will entitle input tax credit to be input tax credit, and there would be no condition in the section that will talk about taking input tax credit. ठीक है, ये तो मुझे समझ में आया। In the light of the above, notwithstanding should be interpreted as the condition of clause 2 will be only condition in the section that will entitle input tax to be input tax credit. ठीक है। In the light of the above is the point where clause 4 can be challenged. Clause AA. Clause AA क्यों लिखा? चलिए पढ़ लेते हैं। Talks about one of the conditions that states supplier must have furnished the details in this as you committed this. There is no time limit prescribed for the supplier to file his detail. नहीं, ये टाइम लिमिट है सेक्शन 37 में। प्रतीक, जी सर। सेक्शन 37 में ये टाइम लिमिट है, दिखाऊं? सर वो 3 साल वाली? नहीं, वही 30 नवंबर वाली, वो R1 की डेट R1 की डेट वो है सर। एक बार दिखला देता हूं। ये रहा, वही 30 नवंबर। देखिए, प्रोवाइड नो रेक्टिफिकेशन एरर और ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट गया है तो आप 30 नवंबर के बाद फाइल नहीं कर सकते वहां। सर रिटर्न तो पुरानी अपन अभी भी फाइल कर सकते हैं जीएसटी अपन, नहीं मतलब नहीं कर सकते। पोर्टल भले अलाउ कर रहा होगा लेकिन यू कैन नॉट। नहीं सर, ये बोल रहा है एरर और डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन, मतलब जो डिटेल फर्निश कर दी गई है उसके अंदर कुछ एरर और ओमिशन हो गया, मतलब जो अमेंडमेंट वाले प्रोविजन है उसकी बात नहीं कर रहा क्या? नहीं, ये पूरा आप फाइल ही नहीं कर सकते। आप बताइए, आप लोग फाइल कर सकते हैं क्या 30 नवंबर के बाद 1? सर फाइल कर भी दें, हो भी जाए तो भी हाँ, लेकिन वो 2B में नहीं आता है। यस, हाँ हाँ 2B वही में बात नहीं लिखी आता है सर मैंने, वही बात लिखी है उसके बाद। अच्छा, लेकिन फाइल करने नहीं देना चाहिए उसको।
नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे भी रहा है तो हाँ मिलेगा नहीं। इस बेस पे हाँ बहुत सारे आईटीसी रिजेक्ट किए गए हैं। हाँ, there is no time limit prescribed for the supplier to file return in such case even after the time limit। नहीं नहीं, ये पैराग्राफ को चेंज करना, उस वो जो प्रोवाइजो दिखलाया ना प्रतीक, उसके अकॉर्डिंग। और क्लॉज डबल ए हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी नहीं। 18 का केस देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2022 से आया है। उसके 1 जनवरी 2022 के बाद तो 16/4 बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेट होगा, ठीक है सर। है ना। 16/4 से ये सर मैं तो जो वो बार बार जो 37 का जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ 17, 18, 18, 19 में तो लागू भी नहीं था 37। क्यों क्यों? नहीं उसका लागू, कारण ये है, मतलब ये था तो सही, ये तो शुरू से है। नहीं नहीं, वो लागू भी नहीं था, मैं बार बार ये हाँ कह रहा हूँ। पोर्टल में ऑपरेट नहीं हुआ था, यस, पोर्टल हमेशा अलाउ किया है। ठीक है, नहीं उसके बाद में मैं क्यों कह रहा हूँ, हाँ 37 तब लागू होता जब उन्होंने उसमें कुछ और भी शर्तें थी, A1 ये वो। तो वन में कोई शर्त नहीं थी जिनेश जी, सॉरी राजेश जी, वन में कोई हाँ, शर्त नहीं थी। 1 की डेट बढ़ी कई बार, हाँ डेट बढ़ी है। 17-18 की मार्च 19 तक गई। हाँ हाँ डेट बढ़ी है, तब लेकिन शर्त कुछ नहीं था, 1A और 2A 2B वैसा कोई शर्त नहीं था। सर जब मैं दाखिल करूंगा 37 को, तभी तो किसी के लिए वो 2A 2B है, हाँ तो वो लागू क्यों नहीं हाँ होगा? हाँ ठीक ठीक ठीक, शर्त मतलब इस तरह से था कि 1 फाइल करेंगे, उसके हाँ, 1A में आएगा, फिर जब कंफर्म आपने करेगा, फिर मुझे 1 मौका अमेंड ही कर नहीं सकता दिया है। करने के लिए, तो ये लागू भी नहीं था मेरे लिए। ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक, एग्रीड। चलिए, तो ये 16/4 का डिस्कशन हो गया। अब राजीव जी जब कृपा करेंगे तो हम लोग के साथ आ जाएंगे, तो इनको रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और। मैंने उनको ये हम लोग मॉर्निंग को का टाइम, पूरा भेजें आप जजमेंट इनका, आर्टिकल। हाँ पूरा आर्टिकल, आप उसमें जाए ना, इसमें? गूगल ड्राइव में, अच्छा। जो हमने आपके साथ रिसोर्सेज शेयर